हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, स्वागत है आपका लेटेस्ट बुक के 2022 से सेट नंबर 1 में। यहाँ हमने बुक को बिल्कुल लास्ट से शुरू किया है करवाना, जैसे कि आप लोगों की डिमांड थी। और यहाँ हमने इसका कल ही एक सेट नंबर 1 इसका अपलोड किया, आप लोगों को पसंद आया है। उसके बाद ये आपका सेट नंबर 2 आ रहा है। बच्चों, एग्ज़ाम्स में आए हुए सभी क्वेश्चन हैं आपके, और साथ ही साथ इसको कराने का मेरा उद्देश्य ये है कि आपको ये पता चल जाए कि हम लोगों को एग्ज़ाम में पूरा पेपर करना किस तरह सोल्व, मतलब हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, क्या हमारा सेट ऑफ माइंड होना चाहिए इसको सोल्व करने के लिए। तो वो सब चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है। हालांकि ऐसा नहीं है कि अगर ये सीजीएल के सेट है तो केवल सीजीएल में ही इंपॉर्टेंट है, बाकी और किसी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। एसएससी का कोई भी पेपर किसी भी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। ये ज़रूरी नहीं है कि मतलब आप सीजीएल वाले ही पेपर सोल्व करें सीजीएल के लिए, और एक्सटर्नल एग्ज़ाम के लिए एक्सटर्नल वाले ही पेपर सोल्व करें, क्योंकि ऐसा तो फिर बच्चों सिलेक्शन ही संभव हो जाएगा, क्योंकि एक्सटर्नल के तो पेपर बहुत ही कम होते हैं। अगर मैं सारे पेपर मिला लूँ जब से अब तक शुरू हुए होने, तो 50 पेपर भी ना बने बैठ करके टोटल। यस, तो ऐसा तो नहीं बिल्कुल भी। एसएससी के सभी एग्ज़ाम्स, सभी पेपर्स, सभी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ मैं शुरू करूँगा बच्चों आज कहानी सेट नंबर 2 से। कल मैं सेट नंबर 1 पढ़ा चुका था आपके सामने बच्चों, ये रहा सेट नंबर 2। इस तरह से लेने का कारण सिर्फ यही रहता है जिससे कि आप लोगों को ये क्लियर हो जाए, हाँ जी ये सेट नंबर 2 एमबी बुक से ही है। यस चलिए बच्चों, यहाँ पे देखते हैं ध्यान से। पहला ही क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है बच्चों, कह रहा है कि आपको इनकरेक्टली स्पेल छांटना है, यानी कि इसमें कौन सा स्पेल जो है आपका इनकरेक्ट है, मतलब इसकी स्पेल बिल्कुल सही नहीं है यहाँ पे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी कहानी को। देखो बच्चों, ध्यान से, यहाँ पे पहला वर्ड आपको दिखाई दे रहा है रिटोल्ड, RETORT। बड़ा प्यारा वर्ड है जिसका मतलब होता है बच्चों मुंह तोड़ जवाब देना किसी को, मुंह तोड़ जवाब देना, रिटोर्ट बोलते हैं बच्चों उसको। यस, अगला वर्ड है रिट्रीव, इसका मतलब किसी को वापस प्राप्त करना, फिर से प्राप्त करना, रिट्रीव। रिवेंज माने बदला लेना, रिवेंज माने बदला लेना। और उसके बाद में गए यहाँ पे रिटर्न मतलब वापस। अब यहाँ पे हमें देखना तो स्पेल, हमें ये नहीं देखना था कि किसका मीनिंग क्या है, हमें तो यहाँ पे स्पेल देखना था। तो मैं स्पेल जो यहाँ पे देख पा रहा हूँ वो स्पेल यहाँ पर गलत है बच्चों, रिवेंज की। रिवेंज की REVENGE होती है बच्चों, रिवेंज की स्पेलिंग। और इस बारे में मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूँ कि अगर कभी भी इस तरह के क्वेश्चन आपके सामने आए तो आप क्या करें कि क्वेश्चंस को लिख कर देखें अपने हाथ से, स्पेल को अपने हाथ से लिख के देखें। जब आप अपने हाथ से लिख के देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि सही स्पेल क्या है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर इसका आंसर आपको हो जाएगा फिलहाल C। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट से, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कल एक क्वेश्चन हम लोगों ने कराया जो सेट नंबर 1 था, उसके अंदर एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ था। तो वहाँ पर एक बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज हमारा हुआ कल, उसका जवाब भी हमें देना था यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर था 11 बच्चों को कल, और वहाँ पर एक क्वेश्चन का फॉर्मेशन था कि WH फैमिली के बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगा या सब्जेक्ट, वो बच्चा पूछना चाह रहा था। देखिए मैं बता दूं बच्चों को, WH फैमिली के बाद में डायरेक्ट इनडायरेक्ट में ऐसे है, मतलब अभी डायरेक्ट ही है, इनडायरेक्ट बना नहीं है। तो पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, बाद में सब्जेक्ट। और अगर वो इनडायरेक्ट बन चुका है, मतलब यहाँ पे दैट वगैरह सब कुछ आ चुका है, तो WH फैमिली के बाद में पहले सब्जेक्ट आएगा, बाद में हेल्पिंग वर्ब। ये थोड़ा सा फंडा है रखना। अभी फिलहाल मैं यहाँ पर हूँ। मदर सेड आई एम वरीड अबाउट योर सेफ्टी। सो मदर सेड दैट, मदर सेड दैट, सेड यहाँ पर दो में ही है तो लिखना है पहले इन दो को ही सही बैठ रहा है क्या। जैसे कि आप इसने इसको इसी रखा तो ये तो आपका बाहर हो गया रेस से, यहाँ पर ING आ गया तो ये भी रेस से बाहर हो गया। तो अब बचते हैं आपके पास में सिर्फ A और C। मदर टोल्ड मी दैट सी वॉज वरीड अबाउट माई सेफ्टी। ठीक है, वेरी गुड। मदर टोल्ड मी दैट सी हैड बीन, बच्चों यहाँ पर हैड बीन आ गया एक्स्ट्रा, तो ये भी रॉन्ग है आपका। रूल ये है कि सेंटेंस में अगर इज एम आर आ रहा है तो आप सिर्फ उसे वॉज वर्ब बना सकते हैं, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। आप उसको हैड बीन वगैरह नहीं लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आपका इज एम आर आ रहा है इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं, ये रहा आई एम, ये आई एम ही है बच्चों। आपने आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से, मदर के हिसाब से शी, इज एम आर का वॉज हो गया है। तो सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा बच्चों यहाँ पर करेक्ट पूरी तरह से A। आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ।
आपको बताना है कि जो अंडरलाइन वर्ड है इसकी जगह पे क्या आएगा यहाँ पे, जरा ध्यान से बच्चों। कह रहा है कि ऑफ द 2 प्लान्स सबमिटेड बाय द आर्किटेक्ट, यानी कि जो 2 प्लान सबमिट किए हैं आर्किटेक्ट ने, दिस इज द वन मोर लाइकली टू बी एक्सेप्टेड। तो यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा ये एक्सेप्टेड है। बच्चों ध्यान देना यहाँ पे, जब बात हो रही है 2 की, जब उसने खुद ही कह दिया है बिल्कुल 2 क्लियर, तो ये क्लियर है कि यहाँ पे आपको कोई कंपैरेटिव वर्ड आना चाहिए था। यस, कोई कंपैरेटिव वर्ड आपका यहाँ पर आना चाहिए था। अब यहाँ पे उसने कहा मोर लाइकली। बच्चों मोर अपना में देखा जाए तो करेक्ट है, क्योंकि मोर अपना में ही हम लोग कंपैरेटिव के तौर पर लगाते हैं। मच होता है इसका पॉजिटिव, मोर कंपैरेटिव, और मोस्ट सुपरलेटिव। तो यहाँ पर ये मोर ठीक है, और मेरी राय में यहाँ पर सेंटेंस में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर मोस्ट लगाएंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे लगा सकते हैं मोस्ट, मुझे पता है। क्यों लगाएंगे बच्चों, उसके पीछे भी कारण है। बच्चों को पीछे दिखाई दे रहा है खड़ा हुआ दा, बच्चों को यहाँ पर दा दिखाई दे रहा है खड़ा हुआ, तो हो सकता है कि वो दाग के साथ को देखते हुए यहाँ पर मोस्ट लगा जाए। लेकिन बच्चों ध्यान देना, मोस्ट का इस्तेमाल आप तभी करेंगे जब 2 से ज़्यादा की बात हो रही हो। यस, या फिर अगर आप मोस्ट का इस्तेमाल एज ए एडजेक्टिव नहीं कर रहे हैं, तब आप बात करते हैं कि ज़्यादातर के अर्थ में, तब आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पर मोस्ट का इस्तेमाल नहीं होगा, यानी कि सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, यानी कि कोई ऑप्शन इसके रिक्वायर्ड नहीं है, इनमें किसी में दम नहीं है। आगे बढ़ते बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। यहाँ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका ग्रामेटिकली पोर्शन से है। यहाँ बताना है कि जो अंडरलाइन वर्ड है यहाँ पर क्या एरर है बच्चों। हालांकि दिखाई तो दे ही रही है सबको एरर, ये बहुत ही टुच्ची से एरर दी है। द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द स्टैंडिंग कमेटी विल बी होल्ड नेक्स्ट वीक। बच्चों यहाँ पे जो होल्ड लगाया है ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। क्यों हो जाएगा रॉन्ग, क्योंकि इसने पीछे से बी दे दिया। अगर यहाँ पे बी ना होता तो विल होल्ड ठीक था यहाँ पे, या तो विल होल्ड करा जाए। विल होल्ड यहाँ पर किसी ऑप्शन में है नहीं। देखो यहाँ पे विल भी है और फिर यहाँ पे विल हैल्ड कर दिया। मैं आपको बताता चलो बच्चों, यहाँ पे ध्यान देना, जो हमारा होल्ड है ये फर्स्ट फॉर्म होती है, ये जो हमारा हेल्ड है इसका यही सेकंड फॉर्म है, और ये इसकी थर्ड फॉर्म भी है। और बच्चों एक रूल मैं आपको बता चुका हूँ कई बार, जब भी आपको बी की फैमिली से कोई भी वर्ड दिखाई दे जाए तो आप तुरंत समझ जाएं इसके बाद या तो एन जी आएगी या फिर थर्ड फॉर्म आएगी, या तो एन जी आएगी या फिर थर्ड फॉर्म आएगी। थर्ड फॉर्म पैसिव में, आई एन जी फॉर्म एक्टिव में। दूसरी बात बच्चों, अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट आपका रिसीवर हो, ये डूअर नहीं है, रिसीवर है, मीटिंग अपना आप नहीं हो सकती है, मीटिंग को करना पड़ेगा, किसी के द्वारा होगी, तो यहाँ पर ये आपका रिसीवर सब्जेक्ट हो गया है, तो ये तो वैसे भी आपका पैसिव में जाएगा सेंटेंस। तो आपका सेंटेंस यहाँ पे पैसिव में बनने के सारे चांसेस खड़े हो गए हैं। तो यहाँ पर बच्चों होल्ड नहीं हैल्ड होना चाहिए था, विल बी हैल्ड होना चाहिए था। विल बी हैल्ड हमारा सिर्फ एक में ही है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट। इस गैस तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, पूरी तरह से करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का कह रहा है, ये लीजिए बहुत अच्छा पोर्शन आपके सामने आया है PQRS। इससे पहले वाले सेट में नहीं था ये एक भी, इस वाले सेट में आ गया है PQRS। थोड़ा सा ध्यान से लेने के चलना बच्चों, ध्यान से। कह रहे हैं कि दे कैन हेल्प यू टू डिसाइड द राइट प्रोडक्ट्स फॉर यू। वे आपकी मदद कर सकते हैं ये डिसाइड करने में कि आपके लिए सही प्रोडक्ट क्या रहेगा। एडवर्टीजमेंट कैन बी एक्सट्रीमली यूजफुल इफ दे आर ऑनेस्ट। एडवर्टीजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यूजफुल है अगर वो ईमानदारी से दिखाए जाएँ। Teenagers are especially vulnerable to such advertisement. However, some advertisement may be harmful as they try to befool you. Yes. बच्चों देखिए यहाँ पर मैंने आपको बता चुका हूँ कि आपके PQRS 2 तरह के होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 यानी कि पूरा ग्रामेटिकली बेस्ड, जहाँ पर एक ही सेंटेंस को तोड़ करके दिया जाता है, और टाइप 2 यानी कि पूरा स्टोरी बेस्ड, जहाँ पर पूरी की पूरी कहानी को तोड़ के देता है सेंटेंसेस के बेस में। तो यहाँ सबसे पहले हमें देखना है कि सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या रहना चाहिए। सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर देखा जाए तो यहाँ पर बात हो रही है एडवर्टीजमेंट की, कि एडवर्टीजमेंट अपना काम किस तरह से करते हैं और हम लोग किस तरह से उसके चंगुल में फंसते हैं, किस तरह उससे बचना चाहिए, ये सब बातें हो रही हैं। एडवर्टीजमेंट कैन बी एक्सट्रीमली यूजफुल इफ दे आर ऑनेस्ट, यानी कि सेंटेंस तो शुरू बी से ही होगा। अगर बी से शुरू होगा तो सेंटेंस बच्चों ये कंफर्म है कि हमारा ये 2 ऑप्शन रेस से बाहर हुए आपके, ए और डी। अब बी के बाद ए लगा देखते हैं, कह रहे हैं कि दे कैन हेल्प यू टू डिसाइड द राइट प्रोडक्ट फॉर यू। अच्छा, अगर सी लगाएं तो टीनेजर्स आर स्पेशली, तो यहाँ पे टीनेजर्स को करना पड़ेगा, तो बच्चों ये तो होगा नहीं। अच्छा होगा कि आप यहाँ पे दे लगाएं एडवर्टीजमेंट के लिए और सेंटेंस यहीं शुरू करें। सेंटेंस हमारा शुरू होगा BA से, BADC, और ये आपका आंसर हो जाएगा बी, पूरी तरह से करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। अगला है बच्चों हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से। वन हु सुपरवाइज स्टूडेंट्स इन एन एग्जामिनेशन हॉल, एक ऐसा व्यक्ति जो स्टूडेंट्स को एग्जामिनेशन हॉल में
सुपरवाइज कर रहा हो, यानी कि देख रेख कर रहा हो उनकी, उन पर कमांड कस रहा हो। तो पहला वर्ड है इन्विजिलेटर, यानी कि परीक्षा पर्यवेक्षक। इंस्पेक्टर, निरीक्षण करने वाला, ये नहीं आएगा। एग्जामिनी, बिल्कुल नहीं। टीचर, तो बच्चों करके चला गया अपना काम जो करना था। अब तो बच्चों इन्विजिलेटर आपका रहेगा। आप लोग कभी पेपर देने जाएंगे तो नीचे लिखा भी रहता है कि इन्विजिलेटर के साइन होने हैं यहाँ पर, तो ये आपका आंसर हो जाएगा पूरी तरह से करेक्ट। 6 का हो जाएगा ए। अगला है हमारा वोकैबुलरी से आपको बताना है साइनो। साइनो मतलब होता है बच्चों सेम मीनिंग बताना है आपको इसका लेकिन पहले आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए, तब जाकर के आप लोग बता पाएंगे। वर्ड है हमारा टैकिटर्न। बच्चों टैकिटर्न का मतलब होता है कि बहुत कम बोलने वाला, यानी कि कम बोलने वाला। अब वर्बोज, पहला वर्ड है मतलब बहुत अधिक शब्दों का इस्तेमाल करने वाला। अगला नोइसी, शोरयुक्त। लिवली, यहाँ पर खैर इसकी तो जरूरत नहीं है, ऊर्जावान के लिए लगता है बच्चों। रिजर्व्ड, बहुत कम और सोच समझ के बोलने वाला, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा डी यहाँ पर पूरी तरह से करेक्ट। आगे चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन में। क्या कह रहा है बच्चों को बताना है यहाँ पे साइनो। फिर से क्वेश्चन आपका वर्टिकल। वर्टिकल का इस्तेमाल आपने कई बार किया होगा बच्चों, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल। तो गैस यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा अपराइट। बाकी इक्वल तो आने से रहा, पैरेलल आने से रहा, और शेकी आने से रहा। अगला वर्ड है बच्चों केक वॉक। ये बड़ा प्यारा आइडियम है, इसी का एक और आइडियम भी आने लगा एग्जाम में अब, वो है आपका एन ऑयल वॉक। केक वॉक यानी कि बहुत आसान कार्य है, और ऑयल वॉक यानी कि मुश्किल कार्य है। आपको पता ही है बच्चों, कभी आप अगर एक कटोरा भर के पूरा तेल लेके चलने लगे और वो एक बार छलकना शुरू होना चाहिए, फिर आपको उसे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। जबकि केक को लेकर चलना बहुत आसान है, क्योंकि केक आपका छलकना नहीं शुरू होगा कभी भी। तो यहाँ पर आपका ये केक वॉक और ऑयल वॉक एक दूसरे के अपोजिट हैं, ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। क्योंकि अब ये केक वॉक तो सबको पता चल चुका है, तो ऑयल वॉक आना शुरू हो गया एग्जाम में, तो थोड़ा बच के। समथिंग टेस्टी, समथिंग ईजी, समथिंग स्वीट, समथिंग इंजॉयबल, इसका आंसर आपको हो जाएगा बी करेक्ट। आगे बढ़िएगा, आपको बताना है बच्चों यहाँ पर इसका पैसिव वॉइस। गिव द चाइल्ड अ नरिशिंग डाइट। क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर अगर ये पहला ऑप्शन ठीक है तो ठीक, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। द चाइल्ड इज गिवन अ नरिशिंग डाइट, बिल्कुल नहीं बच्चों, यहाँ पर सेंटेंस बनेगा इससे, तो ये तो आपका करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि सेंटेंस हमारा इम्पेरेटिव है। इम्पेरेटिव है तो इम्पेरेटिव के तरीके से ही बनेगा बच्चों। इम्पेरेटिव का तरीका बच्चों बोलता है कि सेंटेंस हमारा तो लेट से बने। किससे बने बच्चों? लेट से बने, या फिर अगर लेट नहीं लगाना चाह रहे हैं तो आप शुड भी या ऑट टू बी का इस्तेमाल करें। तो यहाँ पे ना तो लेट आया, ना शुड भी आया, ना ऑट टू भी आया, तो ये आपका सेंटेंस तो फिलहाल हो गया रॉन्ग। चलिए बच्चों चलते हैं अगले पेज की तरफ। अगले पेज पर हम लोग बढ़ेंगे 10 क्वेश्चन से आगे की कहानी को लेकर के। और यहाँ तक अगर आपको बात समझ में आ रही है तो आप लोग यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फटाफट से लाइक का बटन भी प्रेस कर दीजिएगा। कोई शिकायत हो, कुछ सवाल समझ में ना आया हो, तो आप हमें इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जिस वीडियो को आप देख रहे हैं सिर्फ वो कमेंट उसी वीडियो में करें, उससे रिलेटेड। यस, तभी तो क्लियर हो पाएगा ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ गया बच्चों आपके सामने। क्या कह रहा है बच्चों, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। द चाइल्ड वॉज गिवन अ नरिशिंग डाइट, बिल्कुल नहीं। द चाइल्ड शुड बी गिवन, ये आ गया आपका बच्चों यहाँ पे शुड बी गिवन, तो ये आपका होगा सेंटेंस करेक्ट। इसका आंसर हो जाएगा सी। अगले बताना हमें एंटोनियम्स। वर्ड है हमारा टेनासियस। बच्चों एक बड़ा प्यारा वाक्य हमारा ये है, जिसका मतलब होता है चाहे कि ऐसा व्यक्ति कोई जो ना तो हार मानता हो ना झुकता हो। ना हार मानने वाला, ना झुकने वाला। तो बच्चों यहाँ पर आपको बताना है इसका अपोजिट। स्टीड फास्ट, अड़िग रहने वाला, ये तो होने से रहा। रेलेंटलेस, अपनी बात पर अड़े रहने वाला, ये भी होने से रहा। परसिस्टेंट मतलब किसी काम को लगातार करते रहना, जब लगातार कर रहा है तो उसका मतलब थक नहीं रहा है, हार नहीं रहा है। याल्डिंग मतलब आत्मसमर्पण करने वाला, तो आपका आंसर हो जाएगा डी, यहाँ पर पूरी तरह से करेक्ट। बिल्कुल आपको इसका अपोजिट बताना है। अगर साइनो बताना होता तो इसका आंसर ये भी था, ये भी था, ये भी था। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। वी स्टेड इन जिम्स फ्लैट ड्यूरिंग ही वॉज ऑन हॉलीडे, यानी कि हम लोग जिम के फ्लैट में तब रुके जब वो हॉलीडेज पर गया हुआ था। बच्चों यहाँ पर सेंटेंस को अगर आप गौर करेंगे तो सेंटेंस हमारा दोनों तरफ पास्ट फॉर्मेशन में बन रहा है, इधर भी पास्ट इधर भी पास्ट। जब दो पास्ट की घटनाओं को हम लोग कनेक्ट करते हैं बच्चों, जब भी दो पास्ट की घटनाओं को कनेक्ट करते हैं तो हम लोग एक कंजक्शन का इस्तेमाल क्या करते हैं। जबकि बच्चों यहाँ पर ये जो ड्यूरिंग का इस्तेमाल किया गया है, ड्यूरिंग आपका एक प्रपोजिशन है बच्चों, और प्रपोजिशन की इतनी हिम्मत है ही नहीं
कि वो अपने साथ में दो सेंटेंस को कनेक्ट कर दे, यानी कि इसके साथ में दो सेंटेंस आपके आ ही नहीं सकते हैं बच्चों किसी भी तरह से। तो यहाँ पर आपका ड्यूरिंग के बाद में ही वॉज ऑन हॉलीडे कहना गलत होगा। अगर आप कहना चाहते तो ऐसे कह सकते हैं वी स्टेड इन जिम्स फ्लैट ड्यूरिंग हिज हॉलीडेज, तब आप लगा सकते थे, ड्यूरिंग हिज हॉलीडेज कर सकते थे, तब सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर बच्चों दो तरीके हैं, क्योंकि दोनों गलतियाँ एक ही पार्ट में हैं, तो आप इनको ठीक करने का तरीका अपना सकते हैं। या तो आप यहाँ पे ड्यूरिंग ही वॉज ऑन हॉलीडेज को हटा करके यहाँ पे, लेकिन फिर गलती हो जाएगी, ऑन भी आगे, हिज हॉलीडेज काम नहीं चलेगा केवल। अब तो बच्चों आपको यहाँ पर ड्यूरिंग ही हटाना होगा और यहाँ पर किसी कंजक्शन का इस्तेमाल करना होगा। किसी कंजक्शन का प्रयोग करते हुए आपको यहाँ से बढ़ना होगा आगे बच्चों। तो यहाँ पर दो पास्ट की घटनाओं को जोड़ने का काम करता है बच्चों आपका वैन, तो आप यहाँ पे वैन लगाते हुए आगे चलेंगे। ओके, चलिए बच्चों, यहाँ पे तो गलती हो गई हमारी ड्यूरिंग वाले पार्ट में, यानी कि बी पार्ट में एरर हो गई। आगे देखिएगा ध्यान से बच्चों क्या कर रहा है। ही अलो हिज सन टू ड्राइव बट ही वार्न हिम ऑफ द डेंजर, उसने अपने बेटे को अनुमति दी लेकिन उसको सावधान भी करा खतरे के खिलाफ। बच्चों मैं आपको ये बात कई बार बता चुका हूँ कि नहीं, कई बार एंड, बट, और अगर सेंटेंस के बीच में है, एज ए कंजक्शन काम कर रहा है, तो इनकी तरफ फॉर्मेशन दोनों तरफ सेम रहेगा, सेंटेंस का फॉर्मेशन जो है बिल्कुल सेम रहेगा। अब मैं देख पा रहा हूँ कि पिछले वाले पार्ट में इसके सेकंड फॉर्म दी गई है, तो अगले वाले पार्ट में भी यहाँ सेकंड फॉर्म ही होना चाहिए थी। यहाँ पे वान नहीं, यहाँ पे वार्न होना चाहिए था, ईडी होना चाहिए था, यानी कि सेंटेंस में यहाँ पर आपका गलती हो गई है ए पार्ट में। आगे देखिएगा, रैंक एंड फाइल, ये आपका एक ईडियम है बड़ा प्यारा बच्चों। रैंक एंड फाइल का मतलब होता है बच्चों आम लोग, साधारण लोग, ऑर्डिनरी पीपल। मुझे तो यही लग रहा है इसका आंसर। डॉक्यूमेंट्स एंड फाइल नहीं, ओनली द टॉप रैंक पीपल जी नहीं, ऑफिसर्स जी नहीं, आपका आंसर हो जाएगा ए पूरी तरह से करेक्ट। डिड यू बेक्ड, लीजिए शुरू में ही गलती हो गई। ये सीजीएल लेवल पर जब इतनी बड़ी बड़ी एरर देगा, अब आप बच्चों, बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं कि अब एग्जाम का लेवल जो है सुधरता जा रहा है, मतलब एग्जाम का लेवल अब टफ होता जा रहा है, और वो घर से यही सोच के चलते हैं। जब घर से यही सोच के चलते हैं तो फिर तो दिमाग में सेट हो जाना ये बात ये वाली, फिर कहेंगे बेटा एग्जाम हार्ड आया था। जब आपने घर से ही अपना मन बना लिया है कि एग्जाम का लेवल टफ आ रहा है, बताओ यहाँ पर क्या बच्चों लेवल टफ है, आप खुद बताइए। कि डू डज डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये एक फ्रेशर बच्चे को ही पता चल जाएगा जब वो तैयारी करना शुरू करेगा पहले दिन ही। अगर उसने 4 वीडियो हमारे देख ली उसे तो रटी जाएंगी चीज़ें। तो डिड यू बेक्ड नहीं, डिड यू बेक होना चाहिए था, यहाँ पर पहले ही पार्ट में आपकी गलती दे रखी है बच्चों। चलिए फिलहाल चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे क्या करा है। अगले में बच्चों आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। कह रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज हैज़ टुडे बिकम अ मेजर डैश टू मैनकाइंड, एक मेजर डैश हो चुका है मैनकाइंड के लिए। मैनकाइंड मतलब मानव जाति के लिए। बच्चों यहाँ पे पेनल्टी तो होने से रहा बच्चों, दंड एक तरह का। पनिशमेंट ये तो एक दूसरे के सिनोनिम्स ही हो गए। थ्रेट मतलब खतरा। एंडेंजर का मतलब होता है बच्चों किसी को खतरे में डालना। ये मैंने आपको बताया था बच्चों, जब भी किसी वर्ड के आगे हम लोग EN या EM लगा देते हैं तो इसका मतलब होता है टू मेक, बनाना। अब यहाँ बच्चों इसका मीनिंग टू मेक हो जाएगा, यानी कि खतरे में डालना हो जाएगा, किसी को खतरा बनाना यानी कि एक तरह से कह सकते हैं। तो इसका आंसर होने से रहा, फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा आपका सी पूरी तरह से करेक्ट। आगे देख पा रहा हूँ कि एक एंटोनिम्स आ गया जिसका मतलब है रफ। रफ माने भद्दा, खुरखुरा, खुरखुरा करना सॉरी, खुरदुरा, भद्दा, ये सब इसके मीनिंग है रफ के। आपको बताना है इसका एंटोनियम्स। कॉर्स माने भी भद्दा होता है बच्चों। क्रूड माने भी दुष्ट या फिर असभ्य। स्मूथ माने मुलायम, बिल्कुल सॉफ्ट है, बिल्कुल ऐसा जिस पर हाथ चल रहा हो। थिक माने गाढ़ा। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी पूरी तरह से करेक्ट। डू यू रिकॉल टू मीट हर एट द पार्टी लास्ट नाइट, क्या तुमने उसे याद दिलाया कि उसे तुम्हें पार्टी में मिलना है लास्ट नाइट। अब बच्चों यहाँ पर इसको बहुत सारे तरीके से ठीक किया जा सकता है, कई सारे तरीक़ों से, क्योंकि सेंटेंस में उसने लास्ट नाइट एक वर्ड लगा दिया है। लास्ट नाइट लगाने का मतलब ये हो गया है कि सेंटेंस हमारा पार्ट में जा रहा है। यस गैस, सेंटेंस को हमें पार्ट में लेके चलना था। मैंने आपको बताया कि अगर सेंटेंस में कभी भी आपका लास्ट, प्रीवियस, एगो, यस्टरडे इस तरह के वर्ड आ जाएं तो आप लोग हमेशा सेंटेंस को पास्ट में बनाएंगे। यस,
अब यहाँ पर बच्चों एक मुसीबत ये आ रही है कि आप चीज़ देख रहे हैं, डू यू रिकॉल टू मीट हर। बच्चों यहाँ पर एक चीज़ें और भी ध्यान देने वाली बात यहाँ पर है कि ये जो वर्ड आप देख रहे हैं रिकॉल, ये एक उन वर्ड में से एक है जो अपने साथ में जीरण लेके चलता है। रिकॉल हो गया, इंजॉय हो गया, अवॉइड हो गया, लव, लाइक, डिसलाइक, हेट, ये सभी वर्ड हो गए, ये अपने साथ जीरण लेके चलते हैं बच्चों। पहली गलती यहाँ। दूसरी गलती यहाँ पर डू की जगह डिड लगाना होगा मुझे। डिड यू रिकॉल मीटिंग हर एट द पार्टी लास्ट नाइट। अब यहाँ सेंटेंस में दो पार्ट में गलती चली गई हैं। एक गलती आपको चलेगी पार्ट 1 में, एक गलती चलेगी आपकी पार्ट 2 में। अब यहाँ ऐसे में थोड़ा सा मुसीबत हो जाएगी कि अब गलती निकालनी किस में है बच्चों, पार्ट 1 में या फिर पार्ट 2 में। देख रहे हैं बच्चों आप लोग। तो यहाँ ये इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपके एग्जाम में आ जाएं तो यहाँ पर घबराने की बात नहीं है। आपको दोनों ही पार्ट में या किसी भी पार्ट में क्वेश्चन का आंसर लगाने के नंबर मिलेंगे। हालांकि जब आपको डाउट है तो आप उसी पार्ट में लगाएं, ऐसा नहीं कि आप किसी पार्ट में लगा के आ जाएं। यस, अगर डाउट नहीं है तो फिर बात रहता है, यानी कि अगर आपको पता ही नहीं है आंसर। हालांकि इतना टूचा क्वेश्चन सबको पता होगा, जरूरी बात है, सिंपल सी बात है। भले ये सेकंड वाला बात ना पता आपको रिकॉल वाली, लेकिन ये पहले वाली बात जरूर सबको पता होगी। तो गाइस यहाँ पर आपका आंसर ए या बी में से कोई भी एक हो सकता है जो आप लगाना चाहें। सो फिलहाल तो मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं लगा रहा हूँ, जो कि यहाँ पर सी और डी दोनों आंसर हो जाएंगे इसके, सी बी और डी बी। आगे बढ़िएगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वॉक और मूव एट अ स्लो रिलैक्स्ड पेस्ड। बहुत तसल्ली से चलना बच्चों, बहुत हल्के हल्के से चलना। एमल, एमल मतलब बच्चों आराम से टहलना। स्ट्रट, स्ट्रट गर्व यानी कि बिल्कुल सीना चौड़ा करके चलना। रोम्प, उछल कूद मचाना। बच्चों यहाँ पर क्लियर ही हो रहा है कि इसका आंसर क्या हो सकता है, आप खुद एक अंदाजा लगा सकते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। हालांकि बता दूं बच्चों, ये जो यहाँ पे हमारी तैयारी कर रहे हैं स्टेनो की, उन्हें बता दूं क्लियरली कि यहाँ पर वन वर्ड उनके कोर्स में नहीं आना है, अपना बिल्कुल आराम से रहें। अब बच्चों यहाँ पर एक और वर्ड है लास्ट में, वो है आपका प्रांस। ये चलता है छोटे बच्चों के लिए जो बहुत इतराते हुए चलते हैं जब वो नए कपड़े पहन लेते हैं। यस, उनको शर्म नहीं आती बेचारों को, वो इतराते हुए चलते हैं, तो उनके लिए वर्ड है। तो आपका आंसर हो जाएगा एमल। अगला वर्ड है हमारा, वर्ड नहीं सेंटेंस है पूरा, पैसिव बनाना है इसका। आपको दिख रहा है गिफ्टेड, क्या दिख रहा है आपको? गिफ्टेड यानी कि सेकंड फॉर्म दिखाई दे रही है। तो सेकंड फॉर्म दिखाई दे रही है तो आपको वोज वर्ब भी दिखना चाहिए पैसिव में। अब वोज वर्ब ना पहले में है, ना दूसरे में है, ना फोर्थ में है, आपका आंसर थर्ड हो जाएगा करेक्ट बिल्कुल। इस तरह के क्वेश्चन को तो आंख मिच करके ही लगा दीजिए पूरी तरह से, जब आप लगा सकते हैं तो। अब बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन आपका शुरू हो जाएगा यहाँ से, वो है आपका क्लोज टेस्ट। क्या बच्चों? क्लोज टेस्ट। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे क्लोज टेस्ट की। ये एक इम्पोर्टेंट पोर्शन है। 5 मार्क्स का आपका एग्जाम में आना है सीजीएल के प्री में। और बच्चों चाहे कितने ही मार्क्स का आना हो, आप क्लोज टेस्ट और पैसेज को कभी ना छोड़ें, इनका सिर फोड़ें। और बल्कि यस, खूब मेहनत से करके, दिमाग लगा करके, पूरी तैयारी करके जाएं, तब जाकर के आप इन पर अपनी पकड़ बनाएं। कह रहे हैं कि द इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज इन डैश द इंसिडेंस। अब मैं पहले यहाँ पे पैरा पढ़ दूँ पूरा का पूरा, जिससे आपको क्लियर हो जाए कि चल किस बेस पे रहा है। ऑफ हार्ट अटैक कैन नॉट बी अंडरएस्टिमेट। द राइज ऑफ हार्ट अटैक्स हैज़ बीन अटेनिंग डैश proportion in recent times, causing grave concern especially to the physical dash. Walking is the best mode of physical exercise which dash to no equipment, money, material और dash of a club। कहानी का लगभग काफ़ी हिस्सा आपका चल रहा है प्रेजेंट में, यस, काफ़ी हद तक का। और उसके बाद में कहानी डिपेंड करेगी आपके वोकेबलरी पर। मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ ऑप्शन, तो यहाँ पर एक ग्रामेटिकली ऑप्शन तो इन्होंने नहीं दिए हैं कोई भी, तो ये वोकेबलरी बेस्ड है आपका। थोड़ा सा ध्यान से, थोड़ा सावधानी पूर्वक देख रहा हूं कि बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन हमारे पास में, द इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज इन डैश द इंसिडेंस। अब ऑप्शंस के हिसाब से चलना होगा। मैं यहाँ पर जो ऑप्शन हमारे पास में है, द इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज इन डैश, यहाँ पर अभी इंपॉर्टेंस ही आपका आया है और तो कुछ नहीं आया है। उसी को देखते हुए यहाँ पर आपको ऑप्शन लगाने होंगे। बच्चों ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन में यहाँ पर लिख रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं बार बार पेज को पीछे करूँगा तो फिर आप लोग क्वेश्चंस को सही तरह से पढ़ नहीं पाएंगे।
और सही तरह से जवाब नहीं दे पाएंगे आप। ओके, मैं यहीं आपके सामने आंसर लिख रहा हूँ। जैसे कि पहला वर्ड है इंक्रीजिंग, जो पहला ऑप्शन है हमारा। थोड़ा सा यहाँ पर छोटा लिखने के चक्कर में हो सकता है क्लियर ना दिखाई दे। इंक्रीजिंग। दूसरा है एम्फेजिंग, EMPHASISING। अगला है मिनिमाइजिंग, MINIMISING, मिनिमाइजिंग। और अगला है मैक्सिमाइजिंग। अब बच्चों यहाँ पर मैंने आपको कल भी एक बात बताई थी, आज भी एक बात बता रहा हूँ। मैंने आपको बताया था अगर सेंटेंस में कभी भी दो सिनोनिम्स आ जाएं ऑप्शन में, तो वो आपके आंसर कभी भी नहीं हो सकते हैं। क्लो टेस्ट के लिए खाली ट्रिक है। और अगर दो एंटोनिम्स आ जाएं तो उन्हीं में से कोई एक आंसर आपका होगा। अब यहाँ पर दो एंटोनिम्स आ गए हैं, मैक्सिमाइजिंग, मिनिमाइजिंग। ये तो दूसरे सिनोनिम्स है ही नहीं, तो रेस से बाहर कर दीजिए अब आप लोग। बचता है मिनिमाइजिंग और मैक्सिमाइजिंग, दोनों एक दूसरे के साइनोनिम्स हैं, तो इन्हीं में से कोई एक आंसर आपका होना चाहिए। द इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज इन डैश द इंसिडेंट। तो बच्चों यहाँ पर फिजिकल एक्सरसाइज का महत्व जो है बढ़ता जा रहा है, ये कहना चाह रहा है। तो यहाँ पर मैं मैक्सिमाइजिंग लगा सकता हूँ। हालांकि मुझे इसके लिए आगे पढ़ना ही पड़ेगा। आगे पढ़ने के लिए मुझे ये पेज पलटना ही पड़ेगा, और पेज पलटूँ तो ये सारी मेहनत मेरी बेकार हो जाएगी। द इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज इन डैश द इंसिडेंस ऑफ हार्ट अटैक। मैं ये लिख रहा हूँ थोड़ा सा पहला, द इंसिडेंस ऑफ हार्ट अटैक, अच्छा जी, कैन नॉट बी अंडर एस्टिमेटेड। द इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, जो महत्वपूर्णता है फिजिकल एक्सरसाइज की, इन डैश द इंसिडेंट्स ऑफ हार्ट अटैक, हार्ट अटैक के इंसिडेंट को कम करने में, कैन नॉट बी अंडर एस्टिमेटेड। बच्चों यहाँ पर आपका मिनिमाइजिंग ही आएगा, क्योंकि अगर फिजिकल एक्सरसाइज करने के बाद भी हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो फिजिकल एक्सरसाइज करने के फ़ायदे क्या रह जाएंगे। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा सी करेक्ट, यानी कि मिनिमाइजिंग। लेकिन ये बहुत ही प्यारी ट्रिक मैंने आपको बताई है बच्चों, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स वाली। तो मुझे लगता है कि इससे आपको आने वाले टाइम पर लाभ मिलेंगे। द राइज ऑफ हार्ट अटैक्स हैज़ बीन अटेनिंग डैश प्रोपोर्शन। बच्चों अब यहाँ पर देखना है ऑप्शन क्या हमारे पास में, क्योंकि पिछला और अगला वर्ड आपका बहुत रोल प्ले करता है। लो, कैपेसियस। बच्चों कैपेसियस मतलब बड़े स्थान वाला, यहाँ पर कैपेसिटी अच्छी खासी हो, कैपेसिटी से बना आपका ये वर्ड। लो मतलब कम, सूथिंग मतलब आरामदायक, और उसके बाद में अगला आपका जो आपका अलार्मिंग। तो बच्चों यहाँ पर आपका ऑप्शंस के हिसाब से अगर मैं चलूँ, सो द राइज ऑफ हार्ट अटैक्स, जो राइज है हार्ट अटैक्स का, हैज़ बिन अटेनिंग लो प्रोपोर्शन इन रिसेंट टाइम्स, जी नहीं। कैपासियस यानी कि ये तो बच्चों क्षेत्रफल के लगेगा, हालांकि ये तो इसके यहाँ लगेगा ही नहीं। सूथिंग मतलब आरामदायक, जी नहीं। अब यहाँ पर आपके पास अलार्मिंग के अलावा कोई वर्ड नहीं बचता है बच्चों। अलार्मिंग मतलब खतरनाक मात्रा या संख्या, तो यहाँ पर संख्या प्रोपोर्शन मतलब अनुपात दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर लगाना ठीक रहेगा। डी इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। causing grave concern especially to the medical dash, especially to the medical dash, medical creed, medical class, medical fraternity, medical person। so ये proportion है in recent times causing grave concern especially to the medical dash। बच्चों जो इन स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं से जुड़े हुए हैं उनकी बात हो रही है बच्चों। यहाँ पर स्वास्थ्य संबंधित सुविधाओं से जुड़ा होना। अब जो पहला वर्ड है हमारा वो है क्रीड। क्रीड का मतलब कोई संप्रदाय या कोई मत सिद्धांत वगैरह मानने वाले, कोई क्लास माने भी कोई समुदाय के लोग। फ्रेटर्निटी मतलब किसी संस्था वगैरह से जुड़े हुए लोग समझ लीजिए, जैसे यहाँ पे मेडिकल फ्रेटर्निटी यानी कि स्वास्थ्य से जुड़े हुए समुदाय। पर्सन्स तो यहाँ पर आने से रहा, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सी ही करेक्ट। वॉकिंग इज द बेस्ट मोड ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज विच डैश विच रिक्वायर्स
विच रिक्वायर्स या लॉसेस नीड्स फाइंड्स तो आने का यहाँ पे बच्चों, विच रिक्वायर्स नो इक्विपमेंट, जिसको किसी इक्विपमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कहना चाह रहा है नो इक्विपमेंट, मनी, मटीरियल और डैश ऑफ अ क्लब, डैश ऑफ अ क्लब। तो मतलब क्लब मतलब जो बच्चे कुछ लोग क्लब क्लब में जाते हैं अपने एक्सरसाइज करने के लिए, अपना वेट कम करने के लिए, यानी कि उसकी भी ज़रूरत नहीं उनको, ये कहना चाह रहा है। तो कोरिलेशन, मेंबरशिप, एग्जम्पशंस, बच्चों यहाँ पे एग्जम्पशन ही आ जाएगा आपका, यानी कि किसी चीज़ से मुक्ति मिलना। तो यहाँ पे इसका आंसर नहीं बच्चों, मुक्ति मिलने की बात यहाँ पे नहीं हो रही है, यहाँ पे तो मेंबरशिप लगाइए, मेंबरशिप ऑफ अ क्लब ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी करेक्ट। इस गैस चलिए जी आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पर ये आपका सेट पूरा ख़त्म हो चुका है और उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। इसी सेट के अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो कोई भी, तो आप किसी भी डाउट के लिए आप हमारा इसी वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको बच्चों पूरी एमबी इसी तरह से सोल्व करनी है मेरे साथ बैठ करके, तो आप लोग एमबी का कोई भी वर्जन का सोल्यूशन हमसे ले सकते हैं, जो भी बुक आपके पास में हो। लगभग सभी एमबी मैंने कंप्लीट करा दी हैं आपकी, चाहे वो 166 सेट वाली हो, चाहे वो 155 सेट वाली हो, चाहे वो 195 सेट वाली हो, 209 सेट वाली हो, 197 सेट वाली हो, कोई सी भी एमबी आपके पास अवेलेबल हो, आप किसी भी एमबी बुक का हमसे सोल्यूशन ले सकते हैं। ओके गाइस, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर मिल जाएगा 8279738238। इस पर आप हमें व्हाट्सअप करके कोर्स की डिटेल और फ़ी पूछ सकते हैं, सबकी अलग अलग है आपकी। यस, अभी 12 अगस्त तक आपका एक ऑफर भी चल रहा है, जिसमें एमबी बुक हम लोग 195 सेट वाला, 197 सेट वाला और 209 सेट वाला पूरा कंप्लीट सोल्यूशन दे रहे हैं सिर्फ 999 रुपये में बच्चों। यस, तो आप चाहें तो ये भी खरीद सकते हैं। फिलहाल चलते हैं, लेते आपसे विदा, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।